तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण को। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, या वर्गीकरण को पहले किसने दिया था, वर्गीकरण के पिता कौन हैं, या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम वर्गीकरण को पहले अच्छी तरह से हम समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका वर्गीकरण का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सरल भी और जटिल भी है। यदि इसको गहराई से पढ़ेंगे तो ये कठिन भी है ना। तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सरल से हम कठिन की ओर जाएं। ठीक है, तो अब जैसे वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनता है। देखिए, विज्ञान में क्या हुआ कि किसी विषय वस्तु को समझने के लिए हम देखते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अपने अपने अनुसार संपूर्ण संसार को वर्गीकृत किया। तो अब कुछ वैज्ञानिक आए तो पहले उन्होंने अपने अनुसार वर्गीकृत किया, फिर हम देखते हैं जैसे जैसे वैज्ञानिक आए तो हम देखते हैं कि आगे आने वाले वैज्ञानिक जो हम देखते हैं पिछले वैज्ञानिकों द्वारा जो मान्यता प्राप्त हुई और जो नहीं हुई तो उनको हम देखते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ाकर वर्गीकरण को सरल बनाया गया। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं वर्गीकरण। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन क्या आएगा कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, या वर्गीकरण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो टैक्सोनॉमी है ना। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी। अब जब टैक्सोनॉमी की बात होती है तो हम देखते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस यानी वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, या कौन कहे जाते हैं, तो कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी। या वर्गीकरण के पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो हम देखते हैं कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की कितनी यूनिट हैं, या कौन सी यूनिट वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, तो हम देखते हैं कि वर्गीकरण की इकाई है जैसे जाति। ठीक है, या इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं स्पीशीज। ठीक है, वंश, या इसी को जीनस बोल देते हैं, कुल, या इसी को फैमिली बोल देंगे, गण, या इसी को ऑर्डर बोल देंगे, ऑर्डर है ना। जाति, वंश, कुल, गण, फिर वर्ग, या इसी को क्लास बोल देंगे, और संघ, या इसी को फाइलम बोल देंगे। ठीक है, अगली होती है जगत, या इसी को किंगडम बोल देंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, यानी वर्गीकी को किसने दिया था, टैक्सोनॉमी को किसने दिया था, पिता कौन है, तो कैरोलस लीनियस। ये स्वीडन के थे। अब वर्गीकरण से संबंधित इकाइयां कितनी हैं, तो 7 होती हैं, है ना। यदि क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकरण से संबंधित कुल कितनी इकाइयां हैं, तो 7। अब कौन कौन सी, तो हम जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, आंसर क्या होगा, जाति। वर्गीकरण की आधारी इकाई है, आंसर क्या हो जाएगा, जाति। वर्गीकरण की निम्नतम इकाई है तो भी जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है तो भी आंसर जाति। वर्गीकरण की प्रारंभिक इकाई है तो भी आंसर क्या होगा, जाति। ठीक है, अब वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है जगत, ये वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है जगत। तो हम देखते हैं, अब यदि क्रम पूछता है कि हम देखते हैं कि यूनिट का क्रम क्या है, तो क्रम से हमने लिखा हुआ है कि पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ और फिर जगत। तो एरो लगा के कभी कभी पूछ लेते हैं कि जाति, कुल, वंश, या जाति, वंश, कुल। तो इस प्रकार से हमें इनका क्रम याद करना है। अब क्रम कैसा है,
कई जातियां मिलकर, यानी एक से अधिक जातियां मिलकर वंश बनाती हैं, एक से अधिक वंश मिलकर कुल बनाते हैं, और एक से अधिक कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं, और कई गण मिलकर वर्ग बनाते हैं, और कई वर्ग से संघ बनता है, और कई संघ से जगत। तो जब भी सबसे छोटी इकाई प्रारंभिक इकाई, निम्नतम इकाई जाति, और सबसे बड़ी इकाई उच्चतम इकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? जगत। बस ध्यान ये देना है कि साइंस में कई बार आपका पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, और ऑप्शन क्या दे देते हैं? पहले में दे देंगे स्पीशीज, अंग्रेजी में भी स्पीशीज दे देंगे, और बी दे देंगे कि ऑर्डर, ठीक है, और सी दे देंगे किंगडम, ठीक है, और डी दे देंगे फाइलम। तो हमें कोशिश ये करना है कि अब हिंदी में हम रट के जाते हैं तो गलत कर देते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या पूछा गया है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? जाति, और जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीशीज। अब यही ऑप्शन है, दे दिया जाए कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो हम देखते हैं क्या बोलेंगे? किंगडम, और किंगडम या हम देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जगत। अब और कठिन करेंगे क्वेश्चन, तो पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण से संबंधित इकाई नहीं है, तो हमें ये 7 याद होना चाहिए कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। इतना मोस्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी परीक्षा हो, चाहे MPPSC हो या चाहे हम देखते हैं SSC CG हो, एल हो, पुलिस, SI की तो बात ही नहीं है ना, उसमें तो बहुत बार पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन जब भी पेपर सेट लगाओगे, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, प्रारंभिक इकाई, कई बार इसी में कंफ्यूज, तो उसी को प्रारंभिक बोलेंगे, उसी को सबसे छोटी, उसी को निम्नतम, और उसी को बेसिक या आधारी इकाई, ठीक है। जब भी उच्चतम की बात करते हैं, सबसे बड़ी, तो जगत। अब क्रम इनका लिखना इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले जाति, फिर लोग लगा के वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्गीकरण, अब कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। अब जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो थियोफ्रेट्स, नाम सुना है ना सभी ने, थियोफ्रेट्स, एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था थियोफ्रेट्स। आज केवल चर्चा करेंगे इस पर, वो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ में आना चाहिए सभी को। तो एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम क्या था? थियोफ्रेट्स। अब आप सभी ने पढ़ा है कि थियोफ्रेट्स कौन है, या फादर ऑफ बॉटनी, या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेक्टस। यही पढ़ा है ना हमने, शुरू में लिखा भी है नोट्स में कि थियोफ्रेट्स कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पौधों के बारे में वर्गीकृत किया था, यानी इन्होंने प्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, तो प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था और पौधों के बारे में, और क्या दिया था कि पौधों को हम देखते हैं, जितने भी पौधे होते हैं तो 3 वर्गों में बांट दिया था। उसको नाम दिया था शाक, झाड़ी, है ना, और वृक्ष। आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जब भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछेंगे। तो पौधों को कितने वर्गों में इन्होंने बांट दिया था? 3। शाक को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ब्स, है ना, और इसको बोलते हैं श्रब्स, और इसको बोलते हैं ट्रीज। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि पौधों को ये सबसे पहले वर्गीकरण को या प्राकृतिक वर्गीकरण को किसने दिया था? थियोफ्रेट्स ने। थियोफ्रेट्स कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता। अब अगला क्वेश्चन कि पौधों को शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? तो भी थियोफ्रेट्स। अगला क्वेश्चन कि थियोफ्रेट्स के अनुसार पौधों को बांटा गया है, केवल शाक में, केवल झाड़ी में, केवल वृक्ष में, सभी में, तो फिर भी सभी आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि शाक क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं, वृक्ष क्या होते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे पौधे जो हम देखते हैं कि जिनका तना या स्टेम की बात करते हैं तो बिल्कुल हरा होता है, और हम देखते हैं कि जिनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी नॉन वुडी होते हैं। आप एक शब्द आता है हिंदी में, एक को बोलते हैं काष्ठीय, है ना, या एक को बोलते हैं नॉन काष्ठीय, अकाष्ठीय, इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं वुडी, है ना, और अकाष्ठीय को बोल देंगे नॉन वुडी। तो हम देखते हैं ऐसे पौधे जिनका डंठल जो होता है, तना जो होता है, हरा होता है, और हम देखते हैं मुलायम होता है, मांसल होता है, और हम देखते हैं कि इनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्या आएंगे? इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे शाक को? तो ऐसे पौधे या हरे पौधे जिनका तना या स्टेम हरा होता है, मुलायम होता है, मांसल होता है, और हम देखते हैं कि जिसमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये निश्चित लंबाई के पौधे होते हैं, है ना, 1-2 मीटर लंबाई के पौधे होते हैं, और हम देखते हैं
ये शाकी होते हैं। अब आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शाकी पौधा है। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं, है ना, वेजिटेरियन की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो सब क्या होती हैं, शाक, है ना। कुछ भी बात करें, टमाटर, मिर्च, है ना, अरबी, ये सभी क्या होती हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, मूली, गाजर, तो हम देखते हैं सब क्या होती हैं, शाक। अब अपवाद स्वरूप पूछ लेते हैं, जैसे पपीता। पपीता की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बूडी होता है, नॉन बूडी। तो हम देखते हैं कि पपीता के पौधे में लकड़ी की मात्रा नहीं होती है, तो पपीता भी किस में आता है, शाक में। अब बात करते हैं केला। तो केला के पौधे में भी लकड़ी की मात्रा नहीं होती है, तो केला भी किस में आ जाता है, शाक में, है ना। परिभाषा के अनुसार यदि लिखें तो गलत भी कर देते हैं कई बार। तो परिभाषा क्या कहती है कि इनकी निश्चित लंबाई होती है 1 या 1.5 मीटर, 2 मीटर, लेकिन हम देखते हैं पपीता की लंबाई कहीं ज़्यादा होती है, या हम देखते हैं केले की लंबाई ज़्यादा होती है, तो हम देखते हैं लेकिन फिर भी किसके अंतर्गत आते हैं, शाक। क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें लकड़ी की मात्रा नहीं होती है। तो ऐसे हरे पौधे जिनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिनका तना मुलायम होता है, लचीला होता है, और हम देखते हैं कि जो निश्चित लंबाई के होते हैं, तना हरा होता है, लकड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है ना। यहाँ तक कि कुछ बुक्स में आप देखोगे तो बांस को हम देखते हैं शाक में रखा गया है, कुछ में आप देखोगे तो झाड़ी में। तो हम देखते हैं बांस को हम देखते हैं, यदि ऑप्शन आता है कि शाक में, झाड़ी में, वृक्ष में, तो बांस वृक्ष में नहीं आता है। वो बात अलग है कि हम बोल देते हैं कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाला वृक्ष है तो बांस, लेकिन हम देखते हैं कि बांस को किस में रखा गया, शाक में रखा गया है, ठीक है। अब झाड़ी की बात करते हैं तो ऐसे पौधे जो हम देखते हैं शाक की अपेक्षा बड़े होते हैं, इनमें हम देखते हैं लकड़ी की मात्रा तो पाई जाती है, लेकिन इनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे करौंदा की बात करें, ये कटीले पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और इनसे शाखाएं तो निकलती हैं, लेकिन हम देखते हैं लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है। और हम देखते हैं शाखाएं यानी ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती हैं, जैसे करौंदा। तो करौंदा में हम देखते हैं ब्रांचेज निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, और हम देखते हैं लेकिन इसमें लकड़ी की मात्रा तो पाई जाती है, लेकिन इससे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। तो करौंदा की बात करें, बोगनविलिया की बात करें, और हम देखते हैं गुलाब की बात करें, गुलाब भी क्या है, झाड़ी है। गुड़हल तो हम देखते हैं क्या है, झाड़ी है। नींबू है तो ये भी झाड़ी है। तो ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी की मात्रा तो पाई जाती है, ऊपर से शाखाएं निकलती हैं, लेकिन हम देखते हैं उनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है, तो सभी झाड़ी में आ जाएंगे। नींबू भी झाड़ी में, ठीक है। और अपवाद स्वरूप अनार आ जाए कि वृक्ष है, झाड़ी है, ये हम देखते हैं शाख है, तो अनार भी क्या है, झाड़ी है, क्योंकि कटीले होते हैं और इससे हम देखते हैं फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये झाड़ी। अब ऐसे पौधे जो हम देखते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, पेरेनियल होते हैं, जिनसे फर्नीचर बनाया जा सकता है, तो हम देखते हैं वो सब क्या होते हैं, और जिनसे हम देखते हैं बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं निचले भाग से, ऊपरी भाग से, तो हम देखते हैं सभी वृक्ष। जैसे यूकेलिप्टस की बात करें, या बबूल की बात करें, नीम की बात करें, जामुन की बात करें, ये सभी किस में आ जाएंगे, वृक्ष में। अब मान लो हम सोचें कि बबूल में भी तो झाड़े कांटे पाए जाते हैं, तो बबूल से फर्नीचर बनाया जा सकता है, लेकिन अनार के पेड़ से फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। सागौन, ये सब क्या आ जाएंगे, वृक्ष, है ना। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में किसने बांटा, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के रूप में, थियोफ्रैट्स। और थियोफ्रैट्स कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण इन्हीं ने दिया था, और पौधों को 3 वर्गों में बांट दिया था, शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। आ जाएगा गुलाब है, शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, तो गुलाब में कांटे पाए जाते हैं, वो शाखाएं निकलती हैं, इसीलिए हम देखते हैं गुलाब को किस में रखा गया है, झाड़ी में, ठीक है। अब इसके बाद हुए वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक आए तो उनका नाम था अरस्तु। अब बताइए अरस्तु कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। जब भी जीव विज्ञान की बात करेंगे, या हम देखते हैं जंतु विज्ञान की बात करें, या फिर हम देखते हैं विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ये दार्शनिक हैं तो हम देखते हैं इनका सभी विषय में योगदान रहा है, तो अरस्तु। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हम देखते हैं जितने भी, अभी पौधों की बात हुई थी, अब जंतुओं की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, तो इन्होंने जंतुओं को 2 वर्गों में बांट दिया था। और जब भी कठिन क्वेश्चन आता है इनके वर्गीकरण को पूछा जाता है, तो जब भी आता है कि अरस्तु ने हम देखते हैं तो जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा था। एक को नाम दिया था एनाइमा, ANAIMA, ये इसी को बोलते एनाइमा, ठीक है। और एक को नाम दिया था इनैइमा,
थोड़ा माइनर अंतर है और इसमें हमेशा गलती करते हैं, तुक्का मार के आते हैं और गलती होती है। एनाइमा, ठीक है। तो कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हम देखते हैं कि जंतुओं को दो वर्गों में बांटा था, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा, अब एनाइमा क्या है? ऐसे जंतु या ऐसे आकशेरुक जंतु, आकशेरुक की बात हो रही है इनवर्टिब्रेट की, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो ऐसे आकशेरुक जंतु या इनवर्टिब्रेट या ऐसे बहुकोषीय जंतु, आकशेरुक भी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। केंचुए ये सब जिसकी भी बात करें तो हम देखते हैं, इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो ये भी बहुकोषीय कहलाएंगे। यानी इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुकोषीय जंतु जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है या लाल रक्त नहीं पाया जाता है, उनको एक ही वर्ग में रख दिया, एनाइमा। जैसे एनीलिडा की बात करें, मोलस्का की बात करें, यानी केंचुए की बात करें, आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो ये जो वर्ग होते हैं ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट। तो आकशेरुकों को हम देखते हैं ऐसे आकशेरुक जंतु जिनमें हम देखते हैं लाल रक्त नहीं पाया जाता है, सब एनाइमा। अब आप पेपर सेट लगाओगे तो कई बार आ जाएगा, उसमें आ जाएगा झींगा मछली में कौन सा रक्त पाया जाता है? लाल या हरा, इस प्रकार से। ये कौन सा रक्त नहीं पाया जाता है? तो सब आर्थ्रोपोडा के हैं और इनमें हम देखते हैं लाल रक्त नहीं पाया जाता है, या तो डार्क लाल होता है बहुत ज़्यादा, या फिर हम देखते हैं हल्का हरा होता है। तो किस वर्ग के जंतुओं में? जिन वर्ग के जंतुओं में लाल रंग नहीं पाया जाता है तो उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया, एनाइमा। और ऐसे ये किससे संबंधित है? इनवर्टिब्रेट से, आकशेरुक से। यानी आकशेरुक में हमने कितने वर्ग पढ़े? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ये सब किस में आ जाएंगे? एनाइमा। अब ऐसे बहुकोषीय जंतु या ऐसे कशेरुक जंतु या कशेरुक, वर्टिब्रेट की बात करते हैं, जिनके रक्त का रंग लाल होता है, उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया, जिन्हें एनाइमा कहा गया। तो ऐसे जंतु जिनके रक्त का रंग लाल होता है उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया और नाम दिया गया, एनाइमा। अब कुछ भी मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, सभी में लाल रंग का रक्त पाया जाता है, सभी क्या है? एनाइमा। अब आगे चलकर उन्होंने एनाइमा को दो वर्गों में बांट दिया, एक को नाम दिया अंडज और एक को नाम दिया जरायुज। अब आप यदि पढ़ते हो तो कई बार आपके ऐसे शब्द आ जाते हैं परीक्षाओं में। अंडज को कहते हैं अंग्रेजी में ओविपेरस और इसे कहते हैं विविपेरस, ठीक है, ओविपेरस, और एक को बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। अब ऐसे जंतु, ऐसे बहुकोषीय जंतु, ऐसे कशेरुक जंतु अंडज क्या होते हैं? जो अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं, अंडज कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो हम देखते हैं सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज। अब आ जाएगा क्वेश्चन आपका मछली, अब आ जाएगा कि मछली है, अंडज है और आ जाएगा जरायुज है, ऐसे आएंगे। तो मछली क्या है? अंडों से बच्चों को जन्म देती है, यानी मछली क्या है? अंडज है। कुछ भी, छिपकली है, अंडज है, जरायुज है। तो छिपकली क्या है? अंडे देती है, यानी अंडज है। आ जाएगा सर्प है, अंडज है, जरायुज है, तो अंडज हो जाएगा ना। कुछ भी, अब जैसे उनने कह दिया कि कोई भी आप उदाहरण ढूंढ लो, कुत्ता है, अंडज है, जरायुज है ना, चूहा है, अंडज है, जरायुज है ना, ये मनुष्य अंडज है, जरायुज है। चूहा बिल्कुल, चूहे अंडे नहीं देता, बच्चे देता सीधे, बिल्कुल चूहा स्तनी है और चूहा क्या है? सीधे बच्चे देता है, यानी चूहा क्या है? जरायुज है। सर्प भी क्या है? अंडज है, सर्प अंडज है। नीली व्हेल क्या है? अंडज है, जरायुज है। नीली व्हेल, बिलुसार, तो जरायुज है। नीली व्हेल क्या है? स्तनी है। और नीली व्हेल जो समुद्र में होती है तो हम देखते हैं बच्चों को जन्म देती है। डॉल्फिन तो सीधे बच्चों को जन्म देती है, तो सब क्या कहलाती हैं? जरायुज। आए समझ में? तो ऐसे जंतु या ऐसे बहुकोषीय जंतु जो सीधे अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं वो अंडज, जैसे सभी पक्षी क्या होते हैं? अंडज होते हैं, है ना। मछलियों की बात करते हैं, अंडज होते हैं। जैसे आ जाए मेढक, अंडज है, जरायुज है, तो मेढक भी अंडज है, अंडों से बच्चों को जन्म देता है, बिल्कुल। तो हम देखते हैं मेढक क्या है? अंडज है, ठीक है। और मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? मेढक का जो लार्वा अवस्था होती है उसको बोलते हैं टेडपोल बोलते हैं उसको, है ना, ऐसा लिखा आ जाता है टेडपोल। तो टेडपोल ये मेढक का लार्वा है, उसे बोलते हैं टेडपोल, है ना। तो हम देखते हैं लार्वा अवस्था, और कहते हैं कि यदि मेढक का लार्वा है
यानी मेढक जो अंडे देता है उस जल में यदि हम देखते हैं थायरॉक्सिन की मात्रा नहीं होती, आयोडीन की मात्रा नहीं होती है, तो मेढक कभी वयस्क नहीं हो पाता, यानी बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि मेढक के विकास के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं मेढक के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल। तो मेढक की बात करें तो क्या है, अंडज है। आए समझ में? तो अंडा जो जरायुज जब भी लिखा है तो ऐसे जंतु जो अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं अंडज कहलाते हैं, और ऐसे जंतु जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। केंचुआ, तो केंचुए की बात करते हैं, अंडज है ना, सीधे बच्चों को जन्म नहीं देता है, जबकि केंचुए क्या अंडे देता है ना। छिपकली, सर्प, ये सब क्या है, अंडज हैं। आए समझ में? तो इस प्रकार से अब ये किसने दिया था, अरस्तु ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक हुए इसके बाद फिर वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। अब ये कैरोलस लीनियस हुए तो हम देखते हैं जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण संसार को, हंसी बहुत आ रही है आप लोगों को, संपूर्ण संसार को कितने वर्गों में बांट दिया था, 2। एक पादप जगत और एक जंतु जगत। एक पादप जगत और एक जंतु जगत। अब हम देखते हैं पादप जगत, इसी को क्या बोल देते, प्लांट किंगडम, है ना। हमें हंसना चाहिए लेकिन कम हंसना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक हमने आईएएस का भी इंटरव्यू देखा था, तो उसमें एक लड़की बार बार हंस रही थी, मतलब अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। अब उनकी टीम बैठी हुई थी तो बार बार वो हंस रही थी। अब बार बार हंसने से क्या होता है, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी हमें डाउट होने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम में कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत बोल गए हों या कुछ ऐसे क्रियाकलाप हों जिससे हंस रहे हो। तो उन्होंने बाद में यही कहा था कि देखिए, जब कोई व्यक्ति जैसे मान लो आपसे बहुत अच्छा बनता है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन एकदम हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लगातार हंसे जा रहे हो, तो सामने वाले को गलत इफेक्ट पड़ता है। उसे लगता है कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, है ना। तो कभी कभी हंसी मतलब वो होती है, हंसो, लेकिन दिन भर थोड़ी ना उनको खून बढ़ाना है कि इतनी कमी है खून की, है ना। तो कम हंसा जाता है थोड़ी। कभी कभी हो जाता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन कभी कोई अचानक कोई बात याद आ जाती है तो हंस जाते हैं, है ना। लेकिन जब लगातार हंसते हैं तो मान लो टीचर पढ़ा रहा है तो उसी को डाउट होने लगता है, ऐसा तो नहीं कि हमारी कपड़ों में कुछ लगा है या कुछ है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कैरोलस लीनियस आए तो उन्होंने क्या किया, संपूर्ण जगत को कितने वर्गों में बांट दिया, 2, पादप जगत और जंतु जगत। अभी देखिए हमने पादपों को अलग से पढ़ा, किसने दिया, थियोफ्रेट्स में। जंतुओं को अलग से पढ़ा, अरस्तु ने। लेकिन इसके बाद जो कैरोलस लीनियस आए तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वर्गीकरण को विशेष तौर से मान्य किया गया। और हम देखते हैं इनके वर्गीकरण को आज भी हम पढ़ते हैं, और हम देखते हैं क्या बोलते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। तो इसी को बोल देते हैं द्विजगत। यदि आ जाए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने संपूर्ण संसार को 2 जगतों में बांट दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। तो द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। एक दिन हमने पढ़ा भी था कि कौन सी पुस्तक में, तो सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक में दिया था, तो इन्होंने, हम देखते हैं, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में संपूर्ण संसार को 2 वर्गों में बांट दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि संबंधित पादप जगत से है या जंतु जगत से, तो पादप जगत से तात्पर्य, अब हमने पढ़ा हुआ है, देखिए कोशिका को पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। तो पादपों की क्या पहचान होती है कि उनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, है ना। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। तो एक तो ये लक्षण हो गया कि ऐसे पौधे या जंतु जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो उनको एक वर्ग में रख दिया और नाम दे दिया पादप जगत। अब इनमें हम देखते हैं पादप जगत की क्या पहचान होती है। पादप जगत की बात करते हैं तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हम देखते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, उनको एक ही वर्ग में रख देते हैं और नाम देते हैं पादप जगत। अब इनमें हम देखते हैं, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम की बात करें तो पौधों में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। यानी पहली विशेषता क्या है,
कि ऐसे पौधे या जंतु जिनमें हम सेलुलोज पाई जाती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, उन्हें पादप वर्ग में रख दिया गया। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, उनको पादप जगत में रख दिया गया। इनमें तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, पौधों में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। अब इनकी बात करते हैं तो पौधों में जो भोज्य पदार्थ होते हैं किसके रूप में पाए जाते हैं? स्टार्च। कई बार आपका परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पौधों में पाई जाने वाली शर्करा है स्टार्च, तो हम देखते हैं इनमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं, पौधों की ही बात करते हैं, तो इनमें हम देखते हैं उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें, है ना, या लोकोमेट्री अंग यानी प्रचलन अंग, ये सब क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। और संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन, ये भी हम देखते हैं पौधों में नहीं पाए जाते हैं। जानते हो ना संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। हम देखते हैं क्या करते हैं? सेंसरी ऑर्गन कहलाते हैं। आँख से हम देखने का काम करते हैं, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद का, स्वाद है ना, भूल गए। अब त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, तो हम देखते हैं, ये हम देखते हैं संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, सेंसिटिविटी, है ना, तो हम देखते हैं संवेदी अंग कहलाते हैं। अब देखना हमने क्या पढ़ा, पादपों में इनमें सेलुलोज की बनी सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें हम देखते हैं तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं, संवेदी अंग नहीं पाए जाते। अब जंतु जगत में उल्टा हो जाएगा, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें तंत्र का तंत्र पाया जाता है, इनमें उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, इनमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं, इनमें संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं उनने पादप जगत और जंतु जगत में वर्गीकृत कर दिया। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसी विषय वस्तु को यदि हम समझ लेते हैं तो यहीं पर हम देखते हैं नोट्स बनाने में आसानी होती है, और हम देखते हैं यहीं पर हमारे क्वेश्चन क्लियर। अब जैसे दे दिया उनने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादप जगत से असंबंधित है? या ये आ गया कोई नहीं, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादप जगत से असंबंधित है? क्वेश्चन क्या है? अभी हमने पढ़ा है और यही क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादप जगत से असंबंधित है? और सोचो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादप जगत से असंबंधित है? अब आप पढ़ो। अब ये होता देखिए समझने में और रटने में, लिखने में, इसी का जब नोट्स बनाओगे आपकी परीक्षा में आएगा, कभी गलत नहीं करोगे यदि यहाँ पे आप सही कर दोगे। कौन होगा? ए बी। ए कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं। बी कितने लोग? कोई नहीं, आधा हाथ उठ रहा है। और सी कितने लोग? डी कितने लोग? तो खुद तो बोलो, ये कितने लोग कहेंगे? ये आंसर इसका ग्लाइकोजन। पौधों में पाई जाने वाली शर्करा स्टार्च होती है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन। जंतुओं में भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन, जबकि पौधों में स्टार्च। ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप कहोगे हमने लिख लिया, ऐसा नहीं पढ़ा। अब जब हम सरल भी पढ़ेंगे जटिल भी पढ़ेंगे भाई। अब लोग रेलवे का एग्जाम है कुछ दिनों बाद अप्रैल में, और उसमें 25 नंबर की साइंस आना है। जीके का रोल है केवल 10-12 नंबर का, है ना। रीजनिंग का रोल है 40 नंबर का। अब 25 नंबर की साइंस आना है। देखना ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, और ऐसा तो कोई परीक्षा ही नहीं है कि जिसमें वर्गीकरण से आपके 2-3 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। ऐसा चैप्टर है, और जहां वर्गीकरण से पूछते हैं तो कठिन। अब वो जमाने गए कि सीधा पूछते हैं कि द्वि जगत वर्गीकरण को किसने दिया था। सबको पता है, 90% लोग बता देंगे कि कैरोल ऑफ लीनियस। लेकिन
ऐसा पूछ लेंगे, डीपली पूछ लेंगे। हम क्यों कह रहे, यदि SSC CGL लेवल के पढ़ो तो ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है अपने इंडिया में कि जिसको हम क्रॉस ना कर सकें। एक बार यदि स्टैंडर्ड साइंस पढ़ लेंगे, अब लोग क्या करते हैं, वही रटा हुआ रटवाते हैं, चाहे हम 10 बार पढ़ लें, 15 बार पढ़ लें, है ना। तो कोशिश ये करो कि एक बार पढ़ें, पढ़ते ही थोड़ी रहना, 6 महीने पढ़ लो एक बार साइंस, लगेगा कि किसी से पढ़ी है ना। अब बन जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस कौन है, वर्गीकी के पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जाना जाता है, कैरोलस लीनियस को, है ना। इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण संसार को 2 वर्गों में बांट दिया था। अब देखना, अब आपसे ही पूछ रहे हैं, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, इनैमा कहलाते हैं वे जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, वे जंतु जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता, तो जिनमें लाल रक्त पाया जाता है। अब इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन, इनैमा के अंतर्गत आते हैं कशेरुक, केवल कशेरुक जंतु यानी वर्टिब्रेट, केवल अकशेरुक यानी अकशेरुक यानी इनवर्टिब्रेट, और सी ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज कोई नहीं। क्या होगा, एनैमा के अंतर्गत आते हैं कशेरुक होंगे एनैमा। अब जिनमें लाल रुधिर पाया जाता है, लाल रुधिर किसमें होता है, कशेरुक में। अकशेरुक की बात करें तो मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें सब क्या होता है, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं तो इनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता। अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना पेपर से, उसमें कई बार ऐसा मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु में लाल रक्त नहीं पाया जाता है, तो जिनमें हीमोसील रहती है उनमें ब्लड का रंग लाल नहीं होता है ना। तो किन में, तो इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट अभी हम पढ़ेंगे, दूसरे वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लिखकर, फिर हम दूसरे को पढ़ेंगे। जब दूसरे को पढ़ेंगे तो हम और उसमें पढ़ेंगे कि क्या कशेरुक हैं, क्या अकशेरुक हैं, क्या प्रोटोजोअन है, मेटाजोअन है। तो जब दोनों वर्गीकरण को हम पढ़ लेंगे, अभी इससे पहले हम एक होता है, अभी द्विजगत, ठीक है। द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कौन कौन सी 2 जगतों में बांटा था, पादप और जंतु। अब देखिए इसके बाद विज्ञान में क्या हुआ, जब आगे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने देखा कि केवल 2 जगतों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने, हम देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए। और विज्ञान में ऐसा होता है कि जब एक के विचार से दूसरे सहमत नहीं होते हैं तो या तो हम देखते हैं सहमति जताते हैं, फिर ये अपने तथ्यों को रखते हैं। तो फिर आए एक वैज्ञानिक आए R.H. व्हिटेकर करके, R.H. व्हिटेकर, ये अमेरिका के थे। और इन्होंने क्या किया, संपूर्ण संसार को ही 5 जगतों में बांट दिया। और 5 जगत कौन कौन से, तो हम देखते हैं मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, पादप, ठीक है, कवक और जंतु। अब यदि इसको आपने सरल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका यही आएगा कि 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था, R.H. व्हिटेकर ने। दूसरा सरल क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से 5 जगत आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब इस वर्गीकरण को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और वो आपको पता हो गया है अभी तक की क्लासों में। हमने क्या बताया था, एक तो हमें पता होना चाहिए एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय। क्या होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ऐसे जंतु जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की सहायता पड़ती है, वो सब एक कोशिकीय कहलाते हैं। ऐसे जीव या संरचनाएं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं वो सभी बहुकोशिकीय कहलाते हैं, यानी जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बन जाएगा ना, केंचुआ है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, केंचुए को देख सकते हैं, मच्छर, मक्खी, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। अब एक शब्द आता है प्रोकैरियोटिक और एक आता है यूकैरियोटिक, ये भी आप सभी को अभी तक मालूम हो गया होगा। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यही होगा ना। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है या स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। बस इतने को हमें रटना नहीं है, इतना समझ में आ गया। ये 5 जगत वर्गीकरण लगेगा बहुत सरल। अब देखना आपका यूपी टेट में
वर्ग ग्रुप 2 में जो क्वेश्चन आया था, तो आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और आप तुरंत बता दोगे उसका आंसर, इतना समझ में आ गया। मोनेरा, तो मोनेरा क्या है, एक कोशिकीय, इसके अंतर्गत आता है एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब मोनेरा के अंतर्गत किसे रखा गया है, एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक। अब एक कोशिकीय है तो पक्का ऐसे जीव होंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैं यानी जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कौन कौन से प्रोकैरियोट्स होते हैं, नीलहरित शैवाल और जीवाणु। तो बस अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल होते हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो हमें जीवाणु को नहीं देख सकते हैं नग्न आंखों से यानी एक कोशिकीय, और हम देखते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता यानी प्रोकैरियोटिक। बनेगा ना सभी से, रटना बिल्कुल नहीं है, एक बार आप समझ लोगे गारंटी है कोई भी एग्जाम में आ जाए, बनेगा। अब दूसरा वर्ग क्या आया, प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक। अब देखना, एक कोशिकीय हैं यानी इन्हें हम देख नहीं सकते पक्का, यूकैरियोटिक हैं यानी केंद्रक पाया जाता। यानी कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है लेकिन देख नहीं सकते, अमीबा, पैरामीशियम। यही आपका यूपी टेट में पूछा गया था, अमीबा पैरामीशियम हैं एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय एवं यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो अमीबा को हम देख नहीं सकते नग्न आंखों से यानी एक कोशिकीय, और इसमें केंद्रक पाया जाता है यानी यूकैरियोटिक, बनेगा। अब पादप, तो जितने भी पौधे होते हैं हम सब पढ़ चुके हैं कि पौधों को देख सकते हैं, यानी पौधे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, और सभी में हम देखते हैं न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, एवं यूकैरियोटिक आएगा। अब कवक, तो पौधों को कवक से अलग क्यों किया गया है, क्योंकि पौधों के अंतर्गत वो रखे गए हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकते हैं, और कवक में, फंगस में किन्हें रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो यानी कवक को भी देख सकते हैं ना, तो बहुकोशिकीय। अब कवक का जब मन में आ रहा हो तो हम देखते हैं, कवक की बात करें तो जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, इनको देख सकते हैं ना, और यानी केंद्रक भी पाया जाता है यानी यूकैरियोटिक। सभी जंतु, जितने भी जंतु होते हैं तो हम देखते हैं मेटाजोन्स होते हैं उनको देख सकते हैं यानी बहुकोशिकीय, और क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक, ये हो जाएंगे। अब देखना, अब आपको लगा होगा कि इसमें भी आपने बहुकोशिकीय, इसमें भी बहुकोशिकीय, इसमें भी बहुकोशिकीय, तीनों में यूकैरियोटिक लिख दिया, तो कैसे अंतर करेंगे। अब पादप, तो बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, और एक शब्द और लिखेंगे इसमें, प्रकाश संश्लेषी, यानी जिसमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। ठीक है, कंफर्म। अब कवक में अप्रकाश संश्लेषी, यानी जिनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण नहीं पाया जाता है, स्पष्ट। अब जंतुओं की बात करेंगे तो बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, और एक शब्द लिख सकते हैं मेटाजोअन्स। आया समझ में। अब देखना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बनेगा, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय शब्द कितने बार आता है, ये आपके सामने है बिल्कुल। 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय शब्द कितनी बार आता है, 2 बार। 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक शब्द कितनी बार आता है, 1 बार। 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक शब्द कितनी बार आता है, 4 बार। ये आंसर बनेगी, है ना। आया समझ में। अभी थोड़ी कम आया होगा, जब लिखेंगे एक बार और स्पष्ट कर लेंगे। तो आज की हमने देखा, आज की क्लास में वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ा, है ना, और आशा करते हैं कि सभी के समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम नोट्स बनाएंगे तो इसके एक बार और अध्ययन करेंगे, तो कल हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सभी लोग पढ़ के आना, बढ़िया।